दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर किया गया जापानी हमला द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बिना किसी चेतावनी के हुए इस हमले में अमेरिकी नौसेना के करीब 15 युद्धपोत और करीब 200 युद्धक विमान नष्ट हो गए। साथ ही करीब 2500 सैनिक मारे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो उस समय तक सीधे युद्ध में शामिल नहीं था, जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जापान की तुलना में 10 गुना बड़ी थी। जापान अच्छी तरह जानता था कि सीधे युद्ध में अमेरिका से जीतना असंभव है। फिर भी उन्होंने अमेरिका पर हमला करने का साहस किया। हम देखते हैं कि जापान संयुक्त राज्य अमेरिका को एक दुश्मन के रूप में क्यों देखता है और फिर वीडियो के माध्यम से पर्ल हार्बर पर हमला कैसे हुआ और इस अत्यधिक कुशल संचालन की योजना और निष्पादन समझें। पर्ल हार्बर को क्यों निशाना बनाया गया? 19वीं सदी के अंत तक जापान में कृषि पर आधारित सामंती अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक जापान ने भी औद्योगिकरण का कदम उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। उसका नारा देश की प्रगति के माध्यम से सैन्य शक्तिकरण था। 1905 में रूसी साम्राज्य पर जापान की जीत ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता था कि जार सम्राट के विशाल रूसी साम्राज्य को एशिया के एक छोटे से द्वीप राज्य के छोटे आदमियों ने हरा दिया। लेकिन जापान ने इसे एक उद्घोषणा के रूप में लिया कि वे भी विश्व शक्ति बन गए हैं। वे चाहते थे कि पश्चिमी दुनिया, जिसने उस समय तक उनकी उपेक्षा की थी, जापान को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन साम्राज्य ने चीन पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो उन्हें ब्रिटेन और जापान द्वारा खदेड़ दिया गया। तब जापान सहित मित्र देशों की सेना ने प्रथम विश्व युद्ध जीता। जापान युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्र संघ के 4 स्थानीय सदस्यों में से एक था, लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों ने जापान को अपने बराबर नहीं देखा। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई पश्चिमी देशों में प्रवास कर सकते थे, लेकिन पास के जापान के लोगों को ऐसा करने से मना किया गया था। उस रवैया जिससे पश्चिम ने जापान को कम करके आंका तथा उन्हें ऐसे किसी अन्य एशियाई देश के रूप में माना जिसे पश्चिम ने उपनिवेशित किया था, वे जापान के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। इस बीच 1929 में अमेरिकी आर्थिक मंदी ने जापान सहित पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। जैसे ही जापान के मुख्य निर्यात उत्पादों की आवश्यकता कम हो गई, उनका आर्थिक आधार हिल गया। जापान पूरी तरह से अकाल और गरीबी से त्रस्त था। इसके बाद भी जापान की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जब पश्चिम के भेदभावपूर्ण व्यवहार अधिक प्रचलित हो गए तो इसने घृणा का मार्ग प्रशस्त किया। उस समय अधिकांश एशियाई प्रशांत क्षेत्र पश्चिमी नियंत्रण में थे। चूंकि जापान बहुत कम प्राकृतिक संसाधनों वाला एक छोटा द्वीप राष्ट्र था, इसलिए उसका एकमात्र विकल्प अन्य देशों पर आक्रमण करना था। उनका उद्देश्य कोयला, तेल और लोहे की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, जो औद्योगिक विकास के लिए सबसे आवश्यक थे। 20वीं सदी की शुरुआत से ही कोरिया जापान का उपनिवेश था, लेकिन जापान इससे भी संतुष्ट नहीं था। 1931 में जापान ने चीन के खनिज समृद्ध मंचूरियन प्रांत पर भी आक्रमण किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ आया और जापान के खिलाफ हो गया। जापान ने इसे पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड के रूप में निरूपित किया, जिन्होंने पूरे एशिया को उपनिवेश बना लिया था। 1937 में जापान ने चीन के अधिक क्षेत्रों को जीतकर आगे बढ़ाया। जापान ने कब्जे वाले क्षेत्रों के लोगों पर अत्यधिक क्रूरता का परिचय दिया। जापान का शासन पुरुषों को गुलाम बनाना और महिलाओं का यौन शोषण करना था। जापान ने भी स्वदेशी भाषाओं और मान्यताओं को मिटाने की कोशिश की। इन सबके बीच उन्होंने हजारों नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस बीच यूरोप में हिटलर के नेतृत्व में युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। जर्मनी ने यूरोप के हर देश पर कब्जा कर लिया। चूंकि फ्रांस ने भी जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन अकेला रह गया था।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गणना की कि अमेरिका की मदद के बिना जर्मनी से जीतना असंभव होगा। चर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कई बार युद्ध करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने नकारा। अमेरिका को ऐसा विश्वास था कि कोई उन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उनके आसपास के देशों के साथ उनके अच्छे संबंध थे और वे एशिया और यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर थे। अमेरिका ने यूरोप को एक ऐसा क्षेत्र माना जहां निरंतर खलबली होती रहती है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका की नीति यूरोप को अपना युद्ध लड़ने देने की थी। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोगी दलों को विमान, टैंक, युद्धपोत और ईंधन जैसे सभी प्रकार की सहायता प्रदान की, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था समृद्ध होती रहे। इस बीच न सिर्फ यूरोप बल्कि जापान की हर हरकत पे भी अमेरिका की नजर थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को डर था कि जापान इस अवसर को जब्त कर लेगा और युद्धग्रस्त यूरोपीय देशों के उपनिवेशों को अपने कब्जे में ले लेगा। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े को पर्ल हार्बर में फिर से तैनात किया। अमेरिकी मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित इस सैन्य अड्डे का केवल एक ही उद्देश्य था, जापान के लिए एक चेतावनी। ये जापान द्वारा स्पष्ट रूप से समझा गया था। जापान का मानना था कि जर्मनी और इटली के साथ सहयोग से उसे लाभ हो सकता है। जापान ने एशिया में फ्रांस के उपनिवेशों को जीतकर शुरुआत की, जिन्होंने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान की चाल वैसी ही थी जैसी अमेरिका को आशंका थी, लेकिन अमेरिका अभी भी जापान के खिलाफ युद्ध में जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने जापान पर भारी प्रतिबंध लगा दिए, जिससे जापान को तेल समेत कई उत्पादों का निर्यात बंद हो गया। जापान के लिए ये प्रतिबंध इसलिए एक बड़ा झटका साबित हुआ कि उस समय जापान का 80% तेल आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से होता था। ईंधन न केवल घरेलू खपत के लिए बल्कि चीन और वियतनाम पर कब्जा करने वाले सैकड़ों हजारों जापानी सैनिकों के संचालन के लिए भी अपरिहार्य था। यदि प्रतिबंध हटाना था तो अमेरिकी शर्त यह थी कि जापान को कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे हटना चाहिए। लेकिन जापान ने इसे अलग तरह से देखा। यदि वे तेल समृद्ध डच ईस्ट इंडीज पर कब्जा कर लेता है तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता से पूरी तरह से बच सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें फिलीपींस के अमेरिकी उपनिवेश से होकर गुजरना पड़ता। जापान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि फिलीपींस पर किसी भी हमले को रोकने के लिए अमेरिका का प्रशांत बेड़ा वहां मौजूद होगा। इसलिए जापान ने यह गणना की कि एक पूर्व खाली हमले के माध्यम से प्रशांत बेड़े को नष्ट करना आवश्यक था। बेड़े का मुख्यालय पर्ल हार्बर जापान का लक्ष्य था। हमले की योजना जापानी नौसेना के एडमिरल यामामोतो ने बनाई थी। यामामोतो एक बहुत ही सक्षम सैन्य नेता थे। वे जानते थे कि अमेरिका पर हमला करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, लेकिन यामामोतो ने सत्ताधारी नेतृत्व के भीषण दबाव के आगे घुटने टेक दिए। हवाई लगभग 100 छोटे द्वीपों का एक समुच्चय है जो सुंदर समुद्र तटों और हरे भरे पहाड़ों से युक्त है। पर्ल हार्बर ओहाउ द्वीप पर स्थित था। इस बंदरगाह की खास बात इसकी प्राकृतिक सुरक्षा है। पर्ल हार्बर केवल 40 फीट गहरा था और केवल एक दिशा से ही प्रवेश किया जा सकता था। इसलिए जहाज विमान से टारपीडो हमले से सुरक्षित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ रनवे, डाक, गोदाम, तेल टैंक और मजबूत रक्षा प्रणाली स्थापित की थी। पर्ल हार्बर पर जापान के हमले का उद्देश्य स्पष्ट था। पर्ल हार्बर नेवल बेस और वहां के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों को नष्ट कर दे जो दक्षिण पूर्व एशिया पर उनके आक्रमण की धमकी देते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 विमान वाहक थे। जापान की गणना ये थी कि प्रशांत बेड़े को नष्ट करके ये अमेरिका का विश्वास नष्ट कर सकते हैं और इस तरह उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने उस दिन हमला करने की योजना बनाई जब प्रशांत बेड़े के अधिकांश जहाज बंदरगाह में थे। इसलिए इरादा रविवार को हमला करने का था, जो छुट्टी का दिन होता है।
पर्ल हार्बर को एक जापानी टास्क फोर्स द्वारा लक्षित किया गया था, जिसमें 6 विमान वाहक शामिल थे। इन 6 विमान वाहक पोतों के पास 408 लड़ाकू विमान थे। इसमें से 360 लड़ाकू विमान हमले के लिए थे और 48 लड़ाकू विमान विमान वाहक पोतों की रक्षा के लिए थे। वह उनका आंकड़ा था। इस बेड़े की आवाजाही इतनी सावधानी से की गई थी कि ये एक शीर्ष गुप्त मामला था कि इसे अमेरिकी जहाजों या निगरानी विमानों द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। 7 दिसंबर को सुबह 7 बजे तक टास्क फोर्स पर्ल हार्बर से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में तैनात थी। हमला 2 लहरों में किया गया था। पहली लहर में हमला करने के लिए 183 विमानों ने उड़ान भरी। इन्हें रनवे, विमान और रडार के साथ बंदरगाह को भी नष्ट करने का निर्देश दिया गया था। इस लहर में 89 टारपीडो बॉम्बर, 40 डाइव बॉम्बर और 43 फाइटर शामिल थे। जापानियों को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि पर्ल हार्बर उथल्ला था, इसलिए बमवर्षक टाइप 91 हवाई टारपीडो से लैस थे, जिन्हें विशेष रूप से उथले पानी में प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि द्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित रडारों ने पर्ल हार्बर के पास जापानी विमानों का पता लगाया, लेकिन कमांड सेंटर के अधिकारी ने गलत निष्कर्ष निकाला कि ये कैलिफोर्निया से आने वाले 6B-17 बमवर्षक थे। लेकिन ऑपरेटरों ने रडार पर इसके अनुपयुक्त समूह आकार पर ध्यान नहीं दिया। पर्ल हार्बर के पास के विमान को 3 के समूह में विभाजित किया गया था और एक परिकलित हमला शुरू किया था। टारपीडो बमवर्षकों का उद्देश्य युद्ध पोतों और विमान वाहक पोतों को नष्ट करना था। डाइव बॉम्बर्स का उद्देश्य फोर्ड आइलैंड और व्हीलर फील्ड में हैंगर और रनवे को नष्ट करना था। लड़ाकू विमानों का उद्देश्य विभिन्न रनवे पर खड़े विमानों की तलाशी लेना और उन्हें नष्ट करना था। इस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध मित्सुबिशी A6M0 फाइटर्स को कमीशन किया गया था। पहली लहर के तुरंत बाद 171 विमानों की दूसरी लहर आई। इस लहर में बचे हुए विमान और हैंगर को 54 बमवर्षकों ने निशाना बनाया। इस बीच 78 गोताखोरों ने शेष जहाजों को निशाना बनाया। समूह में 0 फाइटर्स अमेरिकी सेनानियों के विनाश और रक्षा को अधिकतम नष्ट करने के उद्देश्य से थे। हमला केवल 1.5 घंटे तक चला। चंद क्षणों में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारी नुकसान हुआ था, जिसमें लगभग 2500 सैनिकों, कई जहाज और विमान शामिल थे। जापान को हुआ नुकसान तुलनात्मक रूप से कम था। जापान ने केवल 55 पायलट, 29 विमान और कुछ छोटी पनडुब्बियां खो दी। जापान ने तीसरी लहर की योजना बनाई थी, लेकिन तब तक अमेरिका ने पलटवार करना शुरू कर दिया था, इसलिए वे बिना और नुकसान के पीछे हट गए। अमेरिका पर उनकी शानदार जीत के बाद टास्क फोर्स ने जापान को एक संदेश भेजा, टोरा टोरा टोरा। लेकिन एडमिरल यामामोतो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि ये जीत केवल अस्थायी थी। जापान ने सोए हुए दानव को जगाया है। ठीक वही हुआ जो यामामोतो ने गणना की थी। अमेरिका ने जापान के साथ शांति स्थापित करने के बजाय घंटों के भीतर उन पर युद्ध की घोषणा कर दी। पर्ल हार्बर हमले के साथ जापान अमेरिकी युद्धपोतों को नष्ट करने में सक्षम था, लेकिन वे उनके 3 विमान वाहक पोतों को नष्ट नहीं कर सके जो उस दिन बंदरगाह में नहीं थे। ये विमान वाहक अमेरिकी पलटवार में अगुआ थे जो उसके बाद हुआ। अगला वीडियो बैटल ऑफ मिडवे के बारे में है, जो अमेरिका और जापान के बीच प्रशांत महासागर में लड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी।